नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। आपको इंदौर की सोनम, राजस्थान के श्री गंगानगर की अंजलि और मेरठ की मुस्कान याद है? आप इन तीनों महिलाओं को भूले तो नहीं? अगर याद नहीं आ रहा है तो हम आपको याद दिला देते हैं। ये तीनों महिलाएं भले ही अलग अलग शहरों से आती हों, लेकिन इन तीनों की एक जैसी कहानी है। इन तीनों पर ही आरोप है कि इन्होंने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया, अपने आशिकों के साथ मिलकर अपने सुहाग को उजाड़ दिया। तो क्या यह सिलसिला यही थम गया? जवाब है नहीं। मुस्कान, सोनम और अंजलि की तरह ही कई और कहानियां बीते दिनों सामने आई। ये तीनों कहानियां एमपी और छत्तीसगढ़ से ही सामने आई हैं। क्रिमिनल में आज बात इन्हीं हनीमून मर्डर मिस्ट्रीज की। प्यार और भरोसे के कत्ल की कहानियां। जब रिश्तों की डोर बन गई मौत का फंदा, शादी का बंधन बना कत्ल का हथियार। 3 शहर, 3 साजिशें और 3 कत्ल। आशिक के चक्कर में सुहाग कुर्बान। इंदौर में सोनम ने राजा की ली जान। मेरठ में सौरभ की कातिल बनी मुस्कान। राजस्थान की अंजलि ने आशीष को मारा। पतियों के मर्डर की खौफनाक दास्तान। शहर शहर और कितनी सोनम, अंजलि और मुस्कान। हनीमून मर्डर मिस्ट्री। हनीमून मर्डर मिस्ट्रीज में सबसे पहली मर्डर मिस्ट्री है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार की, जहां एक गुलाबी घर के मालिक के खून से ही लाल हो गया था। कत्ल के वक्त वो घर में अकेला था, लेकिन बंद घर में हमलावर घुसा कैसे, किसने उसकी मदद की और फिर आरोपी कैसे पकड़े गए, देखिए इस रिपोर्ट में। एक फल बेचने वाले की खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। घर पर ही मृत मिला अमृत। किसने ली अमृत की जान? बलौदा बाजार का पलारी इलाका और पलारी का एक छोटा सा गांव वटगन। इसी वटगन गांव के इस घर में रहता था एक परिवार। जिस शख्स की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है अमृत गिरी। 45 साल का अमृत गिरी अब सिर्फ तस्वीरों में ही मौजूद है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब अमृत गिरी अपनी पत्नी चंद्रिका और अपने 3 बच्चों के साथ इसी घर में खुशी खुशी रहता था। आज से 4 महीने पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन 25 अक्टूबर 2025 अचानक पलारी थाने को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला पलारी थाने में मौजूद पुलिस वालों को बताता है कि अमृत गिरी की मौत हो गई है। किसी ने उसे पूरी तरह मौत के घाट उतार दिया है। इतना सुनते ही पलारी पुलिस तेजी से वटगन गांव की तरफ निकल पड़ी। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो भी हैरान रह गई। इस गुलाबी घर के अंदर का मंजर सुर्ख लाल था। ये खून था अमृत गिरी का। पुलिस ने जब सोफे पर पड़े शव को नजदीक से देखा तो पुलिस देखते ही समझ गई कि अमृत के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन था जिसने अमृत गिरी नाम के शख्स को उसी के घर में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था? जवाब किसी के पास नहीं था। 25 तारीख को ग्राम वडगन में हत्या हुई थी। अमृत गिरी नाम का शख्स था, उसकी हत्या हुई थी। फल व्यापारी था, पूर्व में शराब का धंधा भी करता था। जब मौके पर पहुंचे तो वहां पे सोफे पे उसकी लाश पड़ी हुई थी और सर पे काफी गहरी चोट लगी हुई थी। उस पे चूंकि कई लोगों से उसने उधारी ली थी और कई सारे एंगल्स आ रहे थे, इसलिए खोजने में बहुत परेशानी हुई थी कि किसने मारा है। पुलिस जांच में जुटी थी। उधर अमृत की पत्नी चंद्रिका का रो रो कर बुरा हाल था।
40 साल की चंद्रिका गिरी अपने बच्चों को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। एक तो पति के जाने का गम, ऊपर से बच्चों के भविष्य की चिंता। उधर पलारी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस ने मामले की और जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने चंद्रिका से पूछताछ की तो चंद्रिका गिरी ने बताया कि कत्ल की रात वो अपने बच्चों के साथ नाचा कार्यक्रम में गई हुई थी। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। क्या वाकई ये इत्तेफाक था कि जिस दिन अमृत की हत्या हुई उस दिन सभी लोगों के साथ चंद्रिका घर से गायब थी? और दूसरा ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत को मौत के घाट उतारने में चंद्रिका का हाथ हो? लगातार हो रही पूछताछ में चंद्रिका अलग अलग बयान देने लगी। पुलिस का शक गहराने लगा। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि वो चंद्रिका का कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक करेगी। जैसे ही पुलिस के हाथ चंद्रिका का CDR लगा, पुलिस के सामने पहला मजबूत सबूत सामने आ गया। ये था एक नंबर जिससे चंद्रिका की लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। कत्ल की रात उस मोबाइल नंबर की लोकेशन अमृत के घर के आसपास ही थी, जबकि उस नंबर की लोकेशन ज्यादातर चेन्नई के आसपास ही रहती थी। मतलब साफ था, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि वो शख्स उस वक्त वहीं मौजूद था जब अमृत का कत्ल हुआ। अब की बार पुलिस ने चंद्रिका से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। तो धीरे धीरे करते करते सूचना से गवाहों का सभी का अपना कथन लिया। उसकी फैमिली पे ही मेन डाउट गया। फिर उसकी वाइफ का इंट्रोगेशन किया कि उसको कॉल डिटेल्स और बाकी चीज खंगाले गए। फिर उससे निकल के आया कि चंद्रिका गिरी जो है, जो मृतक की वाइफ है, उसका एक लड़का है टुन्ना शर्मा, जो बिहार का रहने वाला। उससे इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती फिर प्यार में बदली, शारीरिक संबंध में बदली। फिर अपने ये जो मृतक था, ये पत्नी से बहुत मारपीट करा था, इसे त्रस्त थी। तो इसने योजना बनाई इस अपने प्रेमी के साथ कि तुम अगर इसको मार दोगे तो हम लोग काफी अच्छे से साथ में रह सकते हैं। बिहार का रहने वाला टुन्ना शर्मा, उम्र करीब 25 साल, चेन्नई में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। जांच में सामने आया कि टुन्ना और चंद्रिका इंस्टा के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। पहले ऑनलाइन दोस्ती, फिर प्यार और फिर एक दूसरे का हो जाने की चाहत। यही चाहत चंद्रिका से 15 साल छोटे टुन्ना को बलौदा बाजार खींच लाई। चंद्रिका ने टुन्ना को बताया कि बार बार उसका पति अमृत उससे मारपीट करता है। उसने टुन्ना के मन में ये बात भर दी। उन दोनों के एक होने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा अमृत गिरी ही है, जिसे हटाना ही होगा। कत्ल की एक रात पहले यानी 24 अक्टूबर 2026 को चंद्रिका रायपुर में टुन्ना से मिलने पहुंची। वहीं कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। टुन्ना राजी हो गया। चंद्रिका उसे अपने साथ बलौदा बाजार के इसी घर में ले आई। उस वक्त तक अमृत घर नहीं पहुंचा था। चंद्रिका ने टुन्ना को घर में ही छिपा दिया और जब अमृत आया तो वो बच्चों को लेकर लटेरा में नाचा कार्यक्रम देखने का बहाना कर चली गई। हत्याकांड के पीछे सनसनीखेज मामला ये है कि इस हत्याकांड में उनकी ही पत्नी चंद्रिका गिरी का हाथ था, जो अपने इंस्टाग्राम प्रेमी, जो इंस्टाग्राम पे जिससे प्यार करती थी, उसको बुला करके ये हत्या को करवाई थी। बता दें कि आरोपी जो हत्याकांड को अंजाम दिया था वो बिहार का रहने वाला था। रायपुर में दोनों की मुलाकात हुई और फिर आरोपी गांव तक पहुंचा, उसके घर में रुका और जब पत्नी बहाना बना करके दूसरे गांव में नाचा के कार्यक्रम में गई तो उसके पति की हत्या कर दी गई। अमृत इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नाचा तो बहाना है। कुछ ही देर बाद उसके घर में मौत का नाच होने वाला था। खुद को घर में अकेला सोचकर अमृत आराम से सोफे पर ही सो गया और तभी टुन्ना ने उस पर टंगिया से कई बार वार कर उसे मार डाला। बहकावे में टुन्ना शर्मा आ गया। फिर 24 की रात को 24 की रात को चंद्रिका गिरी जो है ये रायपुर गई थी। रायपुर अपने लवर से मिलने वहां से आई। अपने पति को, पति उसमें नहीं था घर में, ये लेके आई और टुन्ना शर्मा को घर में ऊपर छिपा दी और बाकी सारे परिवार को लेकर लटेरा चली गई नाचा कार्यक्रम देखने के लिए। रात में फिर जो आरोपी था वो आया तो मृतक सोफे पे ही सोया हुआ था। उसने टंगिया जो चंद्रिका गिरी के द्वारा उसको दी गई थी, उससे मृतक को मारा और वहां से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के फौरन बाद टुन्ना मौके से फरार हो गया था, लेकिन चंद्रिका से हुई पूछताछ और पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने टुन्ना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस ने टुन्ना और चंद्रिका को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
इस केस के खुलासे ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। आज वो घर सूना है जहाँ कभी चंद्रिका और अमृत रहते थे और जहाँ उनके बच्चे चहकते थे। अपनी एक युवक के प्रेम में पड़ी, इंस्टाग्राम में जो प्रेम हुआ और उसके बाद उन्होंने युवक से दोस्ती करके अपने पति की हत्या करने की साजिश रची और उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए, उसके घर वाले समझ नहीं पाए कि किस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आज भी उनके दुकान यहाँ पर है, अभी आप देख सकते हैं कि धूल जमा हुआ है इस पूरे दुकान में। कभी यहाँ पर जो ग्राहक आया करते थे, यहाँ पर लोग खरीदारी किया करते थे, तो अब ये सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि अमृत अब इस दुनिया में नहीं है। घर ही नहीं, वो दुकान भी अब सूनी है जहाँ कभी अमृत फल बेचा करता था और अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। वडगन में अमृत गिरी की जो हत्या हुई थी, हम उनके दुकान पे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके दुकान में आज भी गुपचुप, भेल, आलू नड्डा और चाट का जो अमृत करके प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, ये उनकी दुकान थी। यहाँ पर वो अपनी दुकानदारी किया करते थे, परिवार का इसी दुकान से भरण पोषण किया करते थे। यहाँ पर फल की दुकान के साथ साथ गुपचुप, चाट, ठेला का दुकान भी वो लगाया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये दुकान जो है उनकी यहाँ पर है और इसी दुकान में अपने परिवार का भरण पोषण इस दुकान से किया करते थे। आज ये दुकान सुनी है, यहाँ पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ पर कभी अमृत बैठा करते थे और इस दुकान से ही उनका जो घर चलता था। अमृत अब इस दुनिया में नहीं, चंद्रिका और टुन्ना जेल में। इस मामले में अगर सबसे बड़ा दुख किसी पर टूटा है तो वो है 3 बच्चे जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ जीवन भर शायद सलाखों के पीछे ही रहे। न सिर पुचकारने के लिए पिता, न ही खाना बनाकर खिलाने वाली माँ। बच्चों की जिंदगी किस राह जाएगी ये इनकी किस्मत खुद तय करेगी। लेकिन ज्यादातर मामलों में अवैध संबंधों की राह का नतीजा हर बार किसी न किसी की हत्या पर ही जाकर ठहरता है। एक बार फिर बड़ौदा बाजार के वडगन गांव में ये बात सच साबित हुई। एक और परिवार, एक और शादीशुदा जोड़ा और पति पत्नी के रिश्तों के बीच एक और आशिक। नतीजा वही, एक और पति का बेरहमी से मर्डर। एनडीटीवी के लिए बड़ौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अगली हनीमून मर्डर मिस्ट्री सामने आई एमपी के देवास से, जहां राकेश नाम के एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। राकेश की पत्नी ने कहा कि एक्सीडेंट में राकेश की जान चली गई, लेकिन पुलिस को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं था। जांच की गई, घटनास्थल को कुरेदा गया, तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। यह रिपोर्ट देखिए। एक पति जिसे परिवार से था बेइंतहा प्यार, एक पत्नी जिसने आशिक पर सब कुछ कर दिया कुर्बान। गुमनाम रिश्तों की बदनाम दास्तान, 3 बच्चे अनाथ, एक और पति की गई जान। मध्य प्रदेश का देवास जिला, तारीख 8 जनवरी 2026। रात के वक्त एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। उज्जैन बाईपास पर नौशराबाद पशु हाट के पास सड़क पर खून से लथपथ एक शव पड़ा मिला। ये इलाका सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है। कॉल गई तो सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त हुई। ये थे 42 साल के राकेश मालवीय, मजदूरी और शटरिंग का काम करने वाला एक साधारण इंसान। सड़क पर खून से सने शव को देखकर पुलिस ने शुरू में इसे सड़क हादसा माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। शव पर गला रेतने के गहरे निशान थे। पीएम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, एक बेरहम कत्ल। लेकिन सवाल ये, कौन था वो जिसने 42 साल के राकेश को मौत के घाट उतारा था? सवाल ये था, आखिर किसने एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की? सवाल ये था कि आखिर मजदूरी करने वाले एक आम आदमी की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि कोई इतनी प्लानिंग के साथ इतनी बेरहमी से उसका खून कर दे? इधर पुलिस इन सवालों में उलझी हुई थी।
उधर राकेश के घर जैसे ही उसकी मौत की खबर पहुंची, राकेश की पत्नी और उसकी मां पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोहराम मच गया, हर तरफ मातम ही मातम। हमको तो फोन आया हमारा तो 12-1 बजे का करीब में कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया, दिनेश भैया आ जाओ। अपन चले उसके पास में, बाईपास पे। माँ बदहवास थी। 3 मासूम बच्चे पिता की मौत की खबर सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगे। हर किसी के मन में सवाल था कि सीधे साधे राकेश का दुश्मन आखिर कौन था? वो कौन था जिसने घर के मुखिया को मार डाला था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस पूरी ताकत से छानबीन में जुट गई। पुलिस ने मौकाए वारदात पर जाकर एक एक चीज को बारीकी से देखा। पुलिस समझ गई थी इस हत्याकांड को बड़ी चालाकी से एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने सारे तकनीकी सबूतों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बीच कुछ अहम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। इन सबूतों के बाद पुलिस की जांच की दिशा बदल चुकी थी। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ने लगी, पुलिस केस सुलझाने के और करीब पहुंचते गई। अब पुलिस को घर वालों पर ही शक था और घर में रहते थे राकेश, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे और उनकी पत्नी रीना। पुलिस की थ्योरी में वो कोई अपना ही था जिसने राकेश की मौत की पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने रीना से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद रीना टूट गई और फिर हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। घर पहुंचने पर जब प्रारंभिक पूछताछ हुई तो उसमें शंका प्रतीत हुई। शंका प्रतीत होने पर मैंने और उन पर इंट्रोगेशन किया गया। घटनास्थल पाया गया कि घटनास्थल घर का ही है और जिसमें कि मृतक की पत्नी और उनके जो प्रेमी तथाकथित थे देवेंद्र, उनके साथ में तथा 2 अन्य आरोपियों को साथ में लेकर ये घटना कारित की गई थी। देवेंद्र और उसके अन्य साथी जो कि पूर्व में मर्चुरी में काम कर चुका, उनने उसका गला रेत कर हत्या की थी। बाकी अन्य और लोगों का भी इसमें संलिप्तता थी। उन लोगों ने फिर उसको गाड़ी में रखकर और घटना को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई। तकनीकी साक्ष्य, घटनास्थल का बहुत बारीकी से निरीक्षण तथा अन्य साक्ष्यों को एकत्र करते हुए सीसी कैमरा फुटेजेस लेते हुए इस घटना का पटाक्षेप किया गया। रीना भले ही राकेश मालवीय की पत्नी थी, लेकिन वो प्यार तो देवेंद्र से करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रीना और देवेंद्र ने मिलकर ही राकेश की बेरहमी से हत्या की और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई गई। रीना ने राकेश को बियर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई। राकेश बेहोश हो गया। फिर देवेंद्र यादव और उसके साथी संजय घर में घुसे। ब्लेड से राकेश का गला रेता गया। खून से सने कपड़े धोए गए। शव को कार में लादकर बाईपास पर फेंक दिया गया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश हुई। इसे एक्सीडेंट दिखाने का हर प्रयास किया गया, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। जांच में एक और हैरान करने वाली चीज निकलकर सामने आई। दरअसल राकेश ने जीवन बीमा कराया हुआ था। रीना और देवेंद्र की साजिश थी कि राकेश की मौत को एक्सीडेंट दिखाकर क्लेम की राशि वसूली जाएगी और फिर आगे की जिंदगी आराम से कटेगी। जिसके साथ 7 फेरे लिए जन्म जन्म निभाने की बात करी, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पहले उसको बियर पिलाई, बियर के अंदर नींद की गोलियां दी। जब पति बेहोश हो गया तो उसको सिविल लाइन थाने क्षेत्र की बात है, उसको उज्जैन रोड पर छोड़ दिया गया ताकि पुलिस समझे कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन देवास के पुलिस कप्तान पुनीत गहलोत ने अपनी टीम से जाल बिछाया और पूरा खुलासा किया। बेटे की मौत हो चुकी है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें रह रह कर अपने बेटे की याद सताती है। मजबूर माँ के आंसू दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। उसकी सजा दिवा देना, उसको सजा दिवा देना। वो मेरे बच्चे को चिंता, उसकी सजा देनी चाहिए, उसको फांसी जारी होना चाहिए। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। आरोपियों का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन देवास पुलिस ने कमाल कर दिया। सिर्फ 48 घंटों में केस सॉल्व। फॉरेंसिक टीम, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ से सारी साजिश खुल गई। रीना ने कबूल किया कि उसने ही बेरहमी से राकेश को मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी थे। रीना, देवेंद्र यादव, उसके 2 सहयोगी संजय और मनीष। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये प्रेम, लालच और विश्वासघात की कहानी है। राकेश जैसे करोड़ों लोग खुद को घर में सुरक्षित समझते हैं, लेकिन खतरा घर के भीतर ही छिपा हो सकता है। देवास पुलिस का यह खुलासा एक बार फिर साबित करता है
अपराध कितना भी छिपा हो, सच सामने आ ही जाता है। अपराधी कितना ही चालाक हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। एनडीटीवी के लिए देवास से अरविंद चौकसे की रिपोर्ट। प्रेमियों के लिए तो प्रेम ही पूजा होती है, उन्हें अपने आशिक में खुदा जो दिखता है। लेकिन क्या हो अगर एक पुजारी ही किसी के खून का प्यासा हो जाए। हनीमून मर्डर मिस्ट्रीज में तीसरी कहानी है जबलपुर की, जहां एक शख्स का शव जंगल की खाई में मिला। पत्नी घायल थी, लेकिन फिर जो पुलिस ने खुलासा किया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। यह रिपोर्ट देखिए। एक पत्नी जिसने मांगा पति से मौत का प्रॉमिस, प्रेम के पुजारी के साथ मिलकर कत्ल की खौफनाक दास्तान। जगह मंडला का जंगल। तारीख 14 फरवरी 2026, यानी वैलेंटाइन डे। वो दिन जब प्रेमी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। लेकिन इसी दिन एमपी के मंडला के जंगल की एक खाई में एक शख्स का शव मिला। यह शव जमीन पर पड़ा था, खून से सने शव से बदबू आ रही थी। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपता, उसकी खुशबू आ ही जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि अपराध की बू भी छिपाई नहीं छिपती और शव से आ रही बदबू ने उसकी लोकेशन जाहिर कर दी थी। लोगों ने शक जताया कि हो सकता है वहां किसी की लाश पड़ी हो। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि एक दिन पहले ही एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था, थाना तिलवारा, जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। पुलिस फौरन बताई गई जगह पर पहुंची और फिर वहां मिली एक लाश। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले शख्स अमित को मौके पर बुलवाया। अपने भाई की लाश देखकर अमित फूट फूट कर रोने लगा। शव की शिनाख्त हो चुकी थी। ये शव था सुमित काछी का। सवाल ये था कि आखिर सुमित को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मौत के घाट उतारा था। इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2020। सुमित एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। लड़की का नाम था जमुना उर्फ कविता। 2 साल के प्यार को मुकम्मल करने के लिए सुमित और कविता ने शादी कर ली। अब कहानी में जरा आगे चलते हैं। जबलपुर में मां नर्मदा नदी का किनारा और इसी किनारे पर तिलवारा घाट पर मौजूद मार्कंडेय आश्रम, जहां भक्त रोज पूजा अर्चना के लिए आते हैं, खासतौर पर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने। उस रोज सुमित और कविता भी इसी आश्रम पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात हुई मंदिर के पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी से। जबलपुर की नर्मदा नदी के पास ये मार्कंडेय आश्रम है। यहाँ पर काफी लोगों का आना जाना होता है। काल सर्प दोष का निवारण यहाँ होता है। लगभग 3 साल पूर्व कविता उर्फ जमुना अपने पति सुमित के साथ यहाँ किसी दोष के निवारण के लिए आई थी। पूजा पाठ हुआ, पूजा पाठ कराया था यहाँ के सूर्यकांत त्रिपाठी, जो उस समय यहाँ पर एक पंडिताई का काम करते थे। जब ग्रह नक्षत्र ठीक होने की सूचना मिली, तब कविता और सूर्यकांत के बीच एक मित्रता के संबंध हो गए और उसके बाद इनके बीच वार्तालाप होने लगा। SMS और WhatsApp मैसेजेस जाने लगे। कब ये मित्रता प्रेम संबंधों में बढ़ गई, इसकी जानकारी पति सुमित को नहीं थी। सुमित अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। नौकरी, घर, पत्नी और फूल सी एक बच्ची। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी आश्रम से उसके जीवन की सबसे बड़ी साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यकांत से धीरे धीरे सुमित और कविता का मिलना जारी रहा। सूर्यकांत घर पर आने जाने लगा। वो परिवार की समस्याओं में सलाह देता। शुरू में ये सब धार्मिक और दोस्ताना लगता, लेकिन धीरे धीरे बातें निजी हो गई। घरेलू कलह के नाम पर शुरू हुई बातचीत प्रेम में बदल गई। जमुना और कविता का दिल अब पुजारी सूर्यकांत पर आ गया। दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए। सुमित को जब भनक लगी तो घर में रोज झगड़े होने लगे। लगभग 1 साल
पहले सुमित को जब ये जानकारी लगी कि पंडित सूर्यकांत और उनकी पत्नी के बीच में काफी गहरे ताल्लुकात हो गए हैं, तो झगड़ा हुआ और कविता अपने घर चली गई। लेकिन वो चाहती थी कि किसी भी तरह सूर्यकांत के साथ उसका विवाह हो जाए। उसमें सबसे बड़ी समस्या थी उसका पति सुमित। अब योजना बनाई गई कि कैसे सुमित को रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए कविता ने अपने भाई की सगाई के नाम पर सुमित को अपने गांव बुलाया और सगाई के बाद देर रात वो मोटरसाइकिल पर सुमित के साथ निकल पड़ी। पीछे पीछे सूर्यकांत उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि योजना पहले से बना ली गई थी और पूरी योजना के मुताबिक मंडला के एक ढाबे के पीछे सुमित की हत्या कर दी गई। सुमित के भाई अमित ने भी कहा कि शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब पुजारी और कविता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तो सुमित और उसके परिवार ने सूर्यकांत का घर में आना बंद करवा दिया। लेकिन चीजें यहीं से बिगड़नी शुरू हो गईं। आरोप है कि सूर्यकांत और कविता हर कीमत पर एक दूसरे को पाना चाहते थे और इस चाहत में सबसे बड़ा रोड़ा था सुमित। ये घटना सर अवैध प्रेम संबंध के चलते हुई है, जो अपने मतलब पत्नी ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलके ये सब घटना को अंजाम दिया है। पति के होते हुए उसने अवैध प्रेम संबंध बनाए और जब उनको ये लगा कि ये हमारे बीच में रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो उसने इसको हटाने के लिए ये सब किया सर। और किस तरीके से किया, क्या जानकारी मिली आपको? अभी तक जो जानकारी मिली है सर, उससे ये पता चला है कि ये किसी बहाने से उसको मंडला रोड की तरफ ले गई और अपने प्रेमी को भी पीछे पीछे बुलाया, इसने इशारा करते हुए वहां तक ले गई। और जब वहां मंडला में ये बीच जंगल के पास पहुंची, इनने घटना स्पॉट पहले से ही देख रखा था, ऐसा प्रतीत होता है। और जब वहां पे ले गई तो इन्होंने धोखे से उस पर वार किया और इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। प्रॉमिस डे यानी 12 फरवरी कविता ने मौत की साजिश की पहली चाल चली। उसने सुमित से कहा कि उसके भाई की सगाई है, मंडला जाना है। प्रॉमिस डे था। बेचारा सुमित पत्नी से रिश्ते सुधारना चाहता था। पत्नी ने प्रॉमिस मांगा तो उसने भी हाँ कर दी। वो नहीं जानता था कि यही उसकी आखिरी यात्रा होगी। दोनों बाइक से मंडला की ओर निकले। सुमित बाइक चला रहा था, कविता पीछे बैठी थी। सुमित को तो यही लगा था, लेकिन हकीकत ये थी कि कविता के पीछे सूर्यकांत अपनी बाइक से आ रहा था। उसकी बाइक पर एक बैट बंधा था। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जो एक टोल का है। मंडला जिले का टिकरिया इलाका कूड़ा मैली गांव के पास मधुबन ढाबा। यहाँ पहुँचते ही सुमित और सूर्यकांत में बहस शुरू हुई। गुस्से में सुमित विरोध करने लगा, लेकिन सूर्यकांत तैयार था। उसने क्रिकेट बैट उठाया और सुमित पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। सुमित चीखा, गिरा, लेकिन हमला रुका नहीं। कविता भी चुप नहीं रही, उसने प्रेमी का साथ दिया। घायल सुमित को जंगल की ओर खींचा गया। वहाँ धारदार हथियार से कई वार किए गए। खून से लथपथ शरीर को ढाबे के पास नीचे खाई में फेंक दिया गया। बेचारा सुमित अंतिम पलों में अपनी ही मोहब्बत से मिले धोखे को बेबसी से देखता रहा, जब तक कि उसकी आंखें पथरा नहीं गई। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि पति पत्नी आगे मोटरसाइकिल पर हैं और पीछे सूर्यकांत भी आ रहा है और उसके साथ वो बैट उसकी गाड़ी में बंधा है जो हत्या के समय प्रयुक्त किया गया था। ऐसा बताया गया कि कुछ लोगों ने लूट की कोशिश की थी और इस लूट की कोशिश में कविता घायल हो गई। पुलिस को कई बयान दिए जो अपने आप में अलग अलग थे। पुलिस समझ गई कि कहीं न कहीं इस हत्याकांड में पत्नी का हाथ है। जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और सारे राज उगल दिए कि किस तरह हत्या की गई और किन से की गई थी। इसके बाद अगला नंबर था पंडित सूर्यकांत का। पुलिस ने सूर्यकांत को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दुनिया के लिए सुमित लापता था। उसके भाई ने बताया था कि सुमित कविता के साथ मंडला गया था। पुलिस ने कविता से पूछताछ की। कविता ने पुलिस को बताया कि 3 लुटेरे आए थे, उनके साथ मारपीट की गई, उसके गहने लूट लिए गए। उन्होंने उसे और सुमित को खाई में धक्का दे दिया। वो तो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन सुमित नहीं मिला। जब आपकी भाभी आपसे मिली तो उन्होंने क्या स्टोरी बता दी? बहू है, जब मिली तो क्या स्टोरी बताई? किस तरीके से सुमित के गायब होने की जानकारी दी?
जब वो अपन को मिली थी तो 11 बजे रात में अपने पास साले का फोन आया था, तो अपन भी वहां पे घटना स्थल पर पहुंचे थे। तो जब वो वहां पे मिली थी तो जब तक थाने पहुंच चुकी थी तो उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हम दोनों यहाँ तक आए थे और 3 लोगों ने हमारे साथ लूटपाट की और पैसे वगैरह जेवर वगैरह हमसे छीने और हमें धक्का दे दिया, तो हम नीचे एक गहरी खाई के पास गिर गए और बेहोश हो गए दोनों जन। उसके बाद जब हमें होश आया तो हमने वहां देखा कि सुमित नहीं था, हम बस थे। फिर हमने ऊपर एक ढाबा है वहां पे जाके जानकारी दी, तो उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया और फिर हमें पुलिस वाले थाने ले गए, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। तो क्या यही सच्चाई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ और कहा। बार 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 क्रिकेट बैट से सिर पर चोटें, चाकू, धारदार हथियार से गले और छाती पर घाव, ये सामान्य लूट नहीं थी, सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने जांच शुरू की। कविता की कहानी में खामियां थी। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ उजागर कर दिया। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कविता ने सुमित की हत्या की बात कबूल की और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने अलाए कत्ल बरामद कर दिया। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई भिड़ाई हो रही थी, इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। थोड़ा मेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां आरोपियों ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये विश्वास का कत्ल है। प्रेम के नाम पर रची गई खौफनाक साजिश ने एक बेकसूर की जान ले ली। सुमित काछी की मौत ने सवाल खड़ा किया कि प्यार का मुखौटा ओढ़कर कितनी आसानी से इंसानियत मर जाती है। पुजारी सूर्यकांत और कविता का इश्क सुमित की मौत बन गया। जबलपुर के तिलवारा घाट पर आज भी नर्मदा बह रही है, लेकिन सुमित की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई कि विश्वासघात की कीमत कभी कभी जान से भी ज्यादा होती है। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।